देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान आपका रहा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां आप लोगों ने दी, चाहे वो जेल काटने की कुर्बानियां हो, चाहे वो शहीद होने की कुर्बानियां हो, या किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग है। देश की लड़ाई में एक भी किसी पूंजीपति का, एक भी किसी अरबपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। देश आजाद हुआ तब उत्तम खेती थी, उत्तम खेती, सबसे बढ़िया धंधा खेती। जब देश आजाद हुआ तब देसी भाषा में आपको समझा दूं, जो खेती से आमदन थी वो 100 रुपए में 60 रुपए थी, और आज जो खेती में आमदन है वो 100 रुपए में 10 रुपए है। आमदन 6 गुना आपकी घट गई। और अभी यहां बस नहीं है, अभी जो नई नीतियां आ रही हैं उसमें खेती की आमदन 100 रुपए में 6 रुपए रहेगी। यानी पूरे देश के खेती करने वालों के पास 100 रुपए अगर देश के पास है, तो आपके पास 1947 में 100 रुपए में 60 रुपए थे, और आज आपके पास 100 रुपए में 10 रुपए हैं, और ये कानून लागू होने से 100 रुपए में 6 रुपए रहेंगे आपके पास। साथियों, देश आजाद आपने कराया, देश की सीमा आपने संभाली। और एक आंकड़ा दे दूं, जब पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ 1967 में, उस वक्त से अगर आंकड़े देखें आज तक हमारे सामने हैं, हम सोना खरीदते हैं, सोना पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी है। अगर 1970 से भी हिसाब लगाएं, 1970 में 1 तोला सोना 2.5 क्विंटल गेहूं का था, और आज 1 तोला सोना 25 क्विंटल गेहूं का है। अगर हमें बाजार के बराबर रखना है तो आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना आना चाहिए। और अगर आज 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना आए तो फिर हम बाजार के लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये आपकी लुटाई के आंकड़े दे रहा हूं, आपका ग्राफ नीचे जाने के आंकड़े दे रहा हूं। जिन लोगों का देश की आजादी में कोई याद नहीं रहा, जिन लोगों का, ये जो आरएसएस वाले आज कहते हैं ना, बीजेपी वाले आज कहते हैं ना, ठेकेदार बनते हैं आज तिरंगे के ये लोग, इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान इनका नहीं था। 1% योगदान आरएसएस का नहीं था। आज जो हमें ये तिरंगे का पाठ पढ़ा रहे हैं ना साथियों, इस 60 साल तक आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। हमारी हजारों बेटों की लाशें तिरंगे में लिपट के आती हैं, और ये हमें तिरंगे का पाठ पढ़ा रहे हैं। 26 तारीख को दंगे करवाने लगे थे ये लोग, 40 लोगों में पर्चा दर्ज हुआ, करनाल में दंगे करवाने के बट्टे मारने शुरू कर दिए थे इन्होंने। साथियों, आज हमारी लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है, आज हमारी लड़ाई अपनी खेती बचाने की है। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 लाख से 4 लाख के बीच किसान केवल 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें पूरे देश के किसानों में, और इतने कर्जे में 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या करके मजबूर कर दिया। उनको बैंक वालों ने किसी के फोटो लगा दिए, किसी का जमीन की कुर्की कर दी, और किसी को मुकदमा कर दिया। और अभी तक जिस दिन का देश आजाद हुआ, आज तक एक भी पूंजीपति ने 10,000 20,000 करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या करी हो तो बता दो। आज का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो ये है कि आज 15
लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया, जो वसूला नहीं जा सकता। यानी आपके टोटल कर्जे से 2 गुना उन्होंने मार लिया, जिसमें एक भी पूंजीपति जेल नहीं गया, जिसमें एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की। ये 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश में? आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है। पूरे साल की गिन दी जाए, मैं आजाद देश की बात कर रहा हूं, क्या फायदा हुआ आजाद कराए का? किस लिए आजाद कराया था? पूंजीपतियों के लिए क्या? आज एक अंबानी की आमदन अकेले की 1 घंटे की 90 करोड़ है, यानी साल की इतनी है जितना सारे देश के किसानों पे कर्जा, इतनी एक आदमी की है। और वही आदमी इतनी आमदन के बाद वही आदमी बैंकों का डिफॉल्टर है, उसी आदमी ने बैंकों का पैसा मार लिया। ये हो क्या रहा है देश में? हमारे पास 2 चीजें हैं, एक हमारी फसल है और एक हमारी मजदूरी है। दोनों चीजों की हालत देख लीजिए। आज हमारी 23 फसलों का एमएसपी मिलता है, सैकड़ों फसलें बाकी का नहीं मिलता। 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, खरीदी नहीं जाती। अगर 23 फसलें खरीदी जाएं तो हमारी बढ़ती है 17 लाख करोड़ की, और आज जो बिकती है वो बिक्री है करीब करीब 13 लाख करोड़ की। यानी जो हमें 4 लाख करोड़ के करीब करीब पर साल नुकसान हो रहा है। और यही रिपोर्ट है जो 17-18 में आई है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया हमें न्यूनतम से कम मिला है। आत्महत्या कर्जे में इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे पास कर्जा उतारने की आमदन नहीं बची। आज हमारा देश भुखमरी में 102वें स्थान पे है। 107 देशों में 102वां स्थान हमारे देश का है। आज हमारे 45% बच्चे ऐसे हैं जिनकी बढ़वार कम है, जिनका वजन कम है, जिनको हम पूरी खुराक नहीं दे पाए। ये देश का आंकड़ा बोल रहा है। साथियों, भी यहां सब्र नहीं है। अभी जो 3 काले कानून और बना दिए गए, इनमें पूरे देश का भोजन चंद पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा, और फिर वो आपको बेचे ना बेचें, फिर वो आपको किस भाव में बेचें, फिर वो उसके रेट ऐसे बढ़ाएं जैसे आज पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, जैसे आज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। 4 साल पहले का उदाहरण है आपके सामने। महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, और दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी तो 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची थी। दाल उस साल में पिछले साल से ज्यादा था। अब अगर पूरे का पूरा खाद्यान्न, पूरे का पूरा खाने वाली चीज, पूरे का पूरा भोजन अगर चंद पूंजीपतियों के गोदामों में कैद हो गया, तो केवल पैदा करने वाले का नुकसान नहीं होगा। जो जमीन के मालिक हैं वो तो 75% अपने खेत में पैदा कर लेंगे, लेकिन जो मोल खरीद के खाने वाले हैं उनको तो सारे का सारा मोल खरीदना पड़ेगा। इसलिए ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है। ये जितने जो भी भोजन खाते हैं, चाहे वो शहर वाले हैं, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो मजदूर भाई हैं, उन सभी की लड़ाई है, और उन सभी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। साथियों, अगर आज भुखमरी का ये हाल है तो ये मान लो कि करोड़ों लोग और भुखमरी का शिकार हो गए, और इसलिए हम इसको किसान आंदोलन नहीं, हम इसको धर्म युद्ध बोलते हैं। अगर आपके सहयोग करने से, अगर आपके इस आंदोलन में साथ देने से अगर करोड़ों लोगों की जान बचती है, तो इससे बड़ा धर्म का, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है? आज इसमें हर वर्ग को साथ देने की जरूरत है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो कोई भाई भी है, सबको इस आंदोलन में
दे भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे में गैप है कि हम मजदूर भाइयों के पास, हम दलित भाइयों के पास जा नहीं रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तो हमारे जो गांव वाले भाई हैं वो कमेटियां बनाए अपने हर गांव में, और कमेटियां बना के और पंचायत करके उन दलित भाइयों के पास भी जाके पंचायत करें, उनको भी साथ में जोड़े और जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। दलित भाई जुड़ना चाहते हैं लेकिन हम उनके पास जा नहीं रहे, उनको जोड़ नहीं रहे, वो जुड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये लड़ाई जनता वर्सेस कारपोरेट की होकर रह गई है। एक पासे पूरी जनता है और दूसरे पासे चंद घराने हैं। और जहां आपने देश को आजाद कराया था और संविधान में लिखा गया था कि लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, आज वो राज पूंजीपतियों का और पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए राज बन गया है। आज देश के आधे से ज्यादा एमपी, आधे से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर करोड़पति है, अरबपति है, पार्टी को चंदा दिया और राज्यसभा के मेंबर बन गए। जब राज्यसभा के मेंबर ही वो बन गए, जब लोकसभा में पैसे वाले चले गए, तो फिर राज किसका होगा? राज वोट से नहीं बनता, पैसे से बनता है। क्योंकि वोट तो जो हमारी है ना, वो तो हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वहां जाके वोट देते हैं। हमने कभी तरक्की के नाम पे, हमने कभी खेती के नाम पे, कभी किसान बन के तो वोट दी नहीं, कभी मजदूर बन के वोट नहीं दी। वोट हम देते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और जो ज्यादा पैसा खर्चता है वो जीतता है, और फिर देश में ऐसे ही कानून बनेंगे। तो साथियों, मेरे को थोड़ा आगे भी जाना, इसलिए मैं बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। बस 2, 3, 4 आपसे हिदायतें देनी चाहेंगे, उन पे अगर आप अमल करोगे तो ये इस आंदोलन को ताकत मिलेगी। और उसमें मैं एक बेनती ये करना चाहूंगा कि हमने ये आंदोलन शांति का जरूर रखना है, जरूर शांति से लड़ना है, लेकिन निरा माड़ा फेरे से भी काम नहीं चलता। कुछ ना कुछ तो हिलना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ हिलने के लिए हमारा पुलिस से झगड़ा नहीं है। हम कहीं जाए, पुलिस रोके, पुलिस लाठी मारे, हमने हाथ नहीं उठाना। अधिकारियों से हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे ये जो कानून बनाए हैं, ये किसने बनाए? ये कानून हमारे नेताओं ने बनाए, हमारे बीजेपी वालों ने बनाए। अगर ये बीजेपी वाले, ये जेजेपी वाले कहीं आपके गांव में आए, कहीं सभा करें, कहीं कोई और प्रोग्राम करें, भाई इनकी तसल्ली कर लेना। पुलिस से हमने नहीं झगड़ना, लेकिन इनको कोई प्रोग्राम नहीं करने देना हमने। इन्होंने करनाल के अंदर सभा करनी चाहिए थी, 700 पंचायतें करनी चाहिए थी हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 पंचायतें करनी चाहिए थी। सबसे पहली पंचायत हरियाणा के अंदर रखी थी किसान पंचायत के नाम से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के लोगों को। 2 बार हमने खट्टर साहब के पास मैसेज भेजा, खट्टर साहब यहाँ पंचायत मत करिए, आकड़ के बोले जरूर करूंगा। 2 बार मैसेज दिया, और आखिरकार हमने ये कहना पड़ा कि आजा फिर देखी जाएगी जो होगा। और जब उसका हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा और हमारे लोग उसके नीचे घुस गए, तो वापस उड़ा के ले गया, और जाते ही ऑर्डर दिया कि अब हरियाणा में पंचायत नहीं करेंगे, और बयान दिया कि इसके पीछे गुरनाम सिंह का हाथ है। मैंने कहा पीछे नहीं, मेरा तो आगे हाथ है। हमने पिपली में रैली करनी चाहिए, डंडे मारे, बैरिकेड लगाए, मुकदमे दर्ज किए, बहुत कुछ किया। दिल्ली में रैली करनी चाहिए, बैन कर दिया, घुसने नहीं देंगे, बैरिकेड लगाए। अंबाला से लेके दिल्ली तक 5 बैरिकेड थे, 5 तोड़े, डंडे मारे, पानी मारा, गैस मारी,
अभी तक 30-35 मुकदमे 307 के दर्ज कर चुके हैं। तो जो लोग हमें हमारी राजधानी में नहीं जाने देते, जो लोग हमें रैली भी नहीं करने देते, जो लोग हमारे ऊपर इस तरह के मुकदमे बनाते हैं, लठ मारते हैं, क्या उनको हमें गांव में घुसने देना चाहिए? भाई इनको गांव में मत घुसने देना, चाहे जेजेपी का हो और चाहे बीजेपी का हो। साथियों, आगे चुनाव आएगा, पंचायतों के भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। भाई जिस भाई ने इस आंदोलन में हमारा साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में जिस भाई ने साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में जो भाई ना साथ में लगा हो, इस आंदोलन में जो ना साथ में लगा हो, वो किसी भी चुनाव में खड़ जाए, चाहे पंची का हो, सरपंची का हो, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, किसी भी चुनाव में खड़ जाए, उसको वोट मत देना और चाहे किसी को दे देना। साथियों, इस सरकार ने बहुत क्रूरता शुरू कर दी है। जो कर्मचारी हमारे पक्ष में बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक फौजी हमारे पक्ष में बोला, आंदोलन के पक्ष में बोला, उसको मिलिट्री वाले अधिकारियों ने आके परेशान किया। कई जगह बिजली के छापे शुरू कर दिए। हमारे व्यापारी भाइयों ने बोलना शुरू कर दिया, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा दी। एक एमएलए ने बोला, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा रहे हैं। कुंडू के ऊपर कई दिन से चल रही है और ज्यादती भी कर रहे हैं। 90 साल का बुजुर्ग है, उसको बाहर तक नहीं निकलने दिया उन्होंने, औरतों के गहने तक करवा लिए, यहां तक ज्यादतियां भी कर रहे हैं। इस आंदोलन को हर तरह से प्रताड़ित करने की, हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये सत्ता का दुरुपयोग और ये गुंडागर्दी है, और ऊपर से बयान देते हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं टूटते। अरे भीड़ इकट्ठी करने से सरकार भी टूट जाती है, कानून तो किस खेत की होती है। वो शायद भीड़ को जानते नहीं है कि भीड़ क्या कुछ कर सकती है। इसलिए इनको गांव में मत घुसने देना। और साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसान जाग गए हैं। हरियाणा के किसान बहुत मुश्किल से जागते हैं, ठंडे दिमाग के हैं, बहुत मुश्किल से जागते हैं, लेकिन जब जाग जाए ना, फिर सोते उससे भी ज्यादा मुश्किल से। तो इसलिए अब हरियाणा के कंधों पे भार है कि हरियाणा वालों ने इसमें ज्यादा जोर लगाना है, हरियाणा वालों ने इसमें ज्यादा ताकत लगानी है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आज हरियाणा के भाई भी, हरियाणा की बहनें भी आज नंबर 1 पे इस आंदोलन में सहयोग कर। और साथियों, इस आंदोलन में ऐसा तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आंदोलन जीतेंगे नहीं। देखिए, एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, उस राजा ने कुल देवता को मनाया कि जीत का आशीर्वाद दे। कुल देवता ने कहा कि एक कुर्बानी, एक बलि की जरूरत है, एक बलि आपका कोई नागरिक दे दे तो फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। तो एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी बलि ले लो, ठाक मार लिया। तो जब वो बलि देने के लिए आगे आया तो 50 साल का आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा इस 80 साल के बुजुर्ग का तजर्बा बहुत है, मेरी तो भी तजर्बा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मेरी बलि दे। जब उसकी बलि लेने लगे तो 18 साल का नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि इसकी बलि मत लीजिए, इसमें तो अभी जान भी है, इसका तजर्बा भी है, मेरा अभी कोई तजर्बा नहीं है। आंदोलन में ताकत की और लड़ाई में ताकत के और तजर्बे की दोनों चीजों की जरूरत होती है, मेरा अभी कोई तजर्बा नहीं है, मेरी बलि ले लीजिए। साथियों, उस कुल देवता ने आशीर्वाद दिया। जहां का बच्चा भी, जहां का अधेड़ भी, जहां का बुजुर्ग भी बलिदान देने के लिए तैयार हो,
वो राज्य कभी लड़ाई नहीं हार सकता। और साथियों, हमारी तो माताएं बहनें भी बलि देने के लिए तैयार हैं, फिर हम कैसे ये लड़ाई हार जाएंगे। साथियों, संयम की जरूरत है। आंदोलन लंबा चल सकता है, आगे हमारी फसल आ गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हर गांव में कमेटी बनाएं, हर गांव में सिस्टम खड़ा करें कि आपके गांव से 20 आदमी 50 आदमी वहां पे धरने पर रहेंगे, 4 दिन वो बैठेंगे, दूसरे आ जाएंगे, अगले चले जाएंगे, पहले वाले आ जाएंगे। ऐसा रोटेशन आप बना लें और जो पीछे काम है वो पूरा गांव मिलकर उनका काम संभाले, क्योंकि साड़ी के दिन है इनमें आंदोलन चलाना। रोटेशन से चलेगा, संयम से चलेगा। और साथियों, बाबा रामदेव है, अंबानी है, अडानी है। पहले तो 2 ही थे बाबा रामदेव, तो अब चेला बनाने का, चाहे लाला रामदेव कह लो, लाला जी भी कह सकते हैं तो उसको। पहले तो बड़ी तारीफ किया करता था मोदी जी को, डिप्पर सी मार मार के बोलता था कि पेट्रोल पानी 35 रुपए ठीक है कि 55 रुपए ठीक है। अब खा गए देश को लूट के, आज देश के 5वें नंबर का अमीर है। साथियों, ये कारपोरेट वाले हमें बर्बाद कर रहे हैं, ये मोदी के चेले हैं। अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का सामान का बहिष्कार करना है, बाकी किसी का खरीदना, इनके सामान का बहिष्कार करना है हमें। साथियों, एक मैं और बेनती करना चाहूंगा कि हमें अपने भाईचारे को बढ़ाना है। सरकार हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे बांट के और इलाकों के नाम पे बांट के हमारे पर राजनीति कर रही है। हमें इस आंदोलन से और कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन हमारा भाईचारा तो बढ़ गया। इन्होंने तो 1+1 वर्सेस 35 कर दिए थे, आज हम सारे एक जगह पे बैठे हैं। इन्होंने सिख और हिंदुओं को बांटना चाहा, इन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को बांटना चाहा, जो सारे एक जगह बैठे हैं। आज हमें जरूरत है जो लुट रहे हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं, और उनमें हमारे दलित भाई भी शामिल हैं, हमारे किसान भाई, हमारी दूसरी कौमें भी शामिल हैं। हमें आपस में भाईचारा बनाना है, और उस भाईचारे के लिए हमारे दलित भाई भी पंचायतें करवा रहे हैं, हमारे दलित भाई भी समर्थन कर रहे हैं। और इस कौम के 2 नेता हैं जिन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी, एक बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरा था छोटूराम। इन्होंने गरीबों की, इन्होंने मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, ये कारपोरेट के विरुद्ध रहे हैं। आज भी हमें दोनों को इकट्ठे होने की जरूरत है, सद्भावना बढ़ाने की जरूरत है। हम बेनती करेंगे कि जितने हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, वो दलित भाई अपने अपने घरों में सर छोटूराम की फोटो लगाएं, और जितने हमारे स्वर्ण भाई हैं, हमारे जाट हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं, जितने भी हमारे दूसरी कौमें हैं, वो अपने अपने घरों में बाबा अंबेडकर साहब की फोटो लगाएं। साथियों, ये इस सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। साथियों, आज इस लड़ाई को आखिरी पड़ाव तक ले जाने की जरूरत है। उसके लिए हमें संयम से लड़ना होगा, और वरना अभी इन कानूनों से खेती बिजनेस कारपोरेट हो जाएगा। खेती कानून नहीं है, खेती व्यापार कानून है, और इसके अगले पड़ाव में आपकी खेती कारपोरेट हो जाएगी। ये बता देता हूं। आज ही है स्कीम, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार WTO में शामिल हो गई है। अब आपने अमेरिका का मुकाबला करना है, अब आपने वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है। आपको वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से भाव मिलेंगे, जो अमेरिका में भाव होगा वही आपका भाव होगा। और अमेरिका, आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के पास 5,000 10,000 एकड़ का किसान है, एक एक किसान।
अब उनका मुकाबला करने के लिए जो अगली रणनीति है सरकार की, वो यह कारपोरेट खेती करेगा। 1000 एकड़ के 2000 5000 एकड़ के प्लाट बनेंगे और आप जो है वो रोजगार आपसे छिन जाएगा। आप हरियाणा और पंजाब से भी एमएसपी बंद करने का रिपोर्ट आ गई है। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि हरियाणा और पंजाब से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद कर दिया जाए। बाकी देश में तो पहले ही नहीं मिलता। और अगर आपको 1500 रुपए में गेहूं बेचनी पड़ी, अगर आपको 1100 रुपए में मक्का बेचना पड़ा, अगर आपको 1100 रुपए में धान बेचनी पड़ी, तो फिर आप जमीन बेचने को मजबूर होंगे। सारी कारपोरेट खरीदेगा, हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, वो खेती करेंगे। अब ये सोचना आपने है कि हमने इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है। हम ना पार्टियों के बहकावे में आना, ना ये कोई पार्टी का मंच है, ना कोई राजनीतिक मंच है। जितने लोग भी इसमें लड़ रहे हैं सारे वो ईमानदारी से, चाहे हमारे 100 संगठन है, हमारे 200 संगठन है, जितने भी हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बड़ी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और आपसे हम बस इतना सा अनुरोध करेंगे कि आपका खातों का सिस्टम बहुत अच्छा है। वैसे तो हरियाणा में आगे पंचायतें बंद करेंगे क्योंकि इनका ज्यादा अच्छा असर नहीं पड़ रहा। अब तो आपको वहां पे पहरा देने की जरूरत है। आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हाजिरी रखें और इस आंदोलन को लगातार आखिरी सांस तक लड़ें। ये आंदोलन हमने जरूर जीतना है। बस इतनी सी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा।